वीडियो में हम करने वाले हैं विभिन्न प्रत्यास्थता गुणांकों के बीच संबंध। ये प्रश्न आपका 15 और 25 नंबर में आता है, या तो 15 नंबर में आएगा या 25 नंबर में आएगा। ठीक है, कभी कभी कहेगा कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और पाइसन निष्पत्ति के बीच संबंध स्थापित करो इस तरीके से, या ये वाला संबंध आपको सॉल्व करना है। ओके, चलिए तो इसको करते हैं हम बहुत ही प्यार से। हर चीज को बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाएंगे, हर चीज आपको समझ में आएगी, नहीं समझ में आए तब कहना। ठीक है, आपको एक चित्र बना लेना इस तरीके का। देखिए ये क्यूब आपको दिखाई दे रहा है, ये क्यूब, ऐसा एक क्यूब का आकार यहाँ पे बना लेना है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ये सिंपली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसकी कितनी सरफेस होंगी देखिएगा, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर, एक मतलब एक इधर साइड में राइट में, एक लेफ्ट में, एक आमने के लिए साइड में आमने रहेगी, एक पीछे की ओर, यानी कि आमने सामने, जैसे कि एक आगे और एक पीछे, इस तरीके से ऊपर नीचे आगे पीछे साइड में आजू बाजू, इस तरीके से 6 सरफेस होंगी। तो अब हम यहाँ पे थ्योरी थोड़ा सा लिखेंगे। माना हमारे पास एक घन, बोले तो ये ए बी सी डी, ये लिखिए, नाम दे दिया ए बी सी और जेड ओ एक्स डी वाई, इस तरीके से है। ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई एल है। ये प्रत्येक भुजा, इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है, एल है। इसकी एल लंबाई है, एल इसकी ऊंचाई है, एल इसकी चौड़ाई है, इस तरीके से। घन की प्रत्येक फलक पर बराबर तनन बल P लगा है, यानी किसकी प्रत्येक सतह पर, ऊपर की ओर P बल लगा है, नीचे की ओर P बल साइड में, पीछे की ओर, आगे नीचे आजू बाजू हर जगह इस पर P बल लगा हुआ है, यानी कि प्रतिबल लगा हुआ है। ठीक है, चलिए प्रत्येक, ये P बल कैसा है, तनन बल है। तनन बल का मतलब क्या है देखिएगा, जब मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो जिस दिशा में ये बल लगेगा उस दिशा में तो विस्तार होगा, बाकी की दो दिशाओं में क्या होगा, संकुचन होगा, यानी कि कमी होगी। प्रत्येक तनन बल के कारण तनन बल की दिशा में विस्तार तथा शेष दो लंब दिशाओं में संकुचन होता है। बात समझ रहे हो, यानी कि तनन बल की दिशा में तो क्या होगा, विस्तार होगा, और शेष दो दिशाओं में क्या होगा, संकुचन होगा। यानी कि मैं कह रहा हूं इसको ऐसे यदि मैं खींचूं, इसको ध्यान से समझिए, मेरी तरफ देखो, कि इसको मैं ऐसे खींचूं, यानी कि ये जो मेरे पास में है इसको इधर और इधर बल लगाकर मैं खींचूंगा, इधर भी बल लगाकर खींचूं और इधर भी बल लगाकर खींचूं, तो इस दिशा में तो विस्तार होगा, लेकिन ये दिशा कैसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी इसमें। ठीक है, ऐसे खींचेंगे तो कमी हो जाएगी। ठीक है, कमी को बोलेंगे संकुचन। ठीक है, जैसे देखिएगा एक्स दिशा के समांतर लगे प्रतिबल के कारण एक्स दिशा में विस्तार होगा, परंतु वाई और जेड दिशा में संकुचन होगा। ठीक है, तो पहले हम निकाल ले रहे एक्स दिशा के समांतर तनन बल के कारण। सिंपल सी बात है, मैं एक्स दिशा में बात कर रहा हूं, एक्स दिशा। तो एक्स अक्ष की दिशा में विस्तार, एक्स अक्ष की दिशा में जो वृद्धि होगी वो कैसे निकलेगी भाई, वृद्धि एक फॉर्मूला होता है, अनुदैर्ध्य विकृति, यानी लंबाई, यदि कोई वस्तु की लंबाई में यदि वृद्धि हो जाए तो वहां पर क्या हो जाता है, अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न हो जाती है। और अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला होता है लंबाई में वृद्धि बट्टे प्रारंभिक लंबाई, कि भैया प्रारंभिक लंबाई कितनी थी वो नीचे लिखो और लंबाई में वृद्धि कितनी होगी वो ऊपर लिखो। तो यहां से यदि मैं लंबाई में वृद्धि का फॉर्मूला निकालूं तो इस अनुदैर्ध्य विकृति के साथ इस प्रारंभिक लंबाई की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एक्स दिशा में वृद्धि निकाल रहा हूं, यानी कि विस्तार निकाल रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य विकृति इंटू प्रारंभिक लंबाई, अनुदैर्ध्य विकृति इंटू प्रारंभिक लंबाई। अनुदैर्ध्य विकृति का एक फॉर्मूला होता है प्रतिबल बट्टे यंग गुणांक या यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अनुदैर्ध्य विकृति का एक और फॉर्मूला होता है प्रतिबल बट्टे यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, ये कैसे होता है, एक्चुअली में फॉर्मूला ये होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति। तो हम यहां से अनुदैर्ध्य विकृति निकालेंगे
तो विकृति इधर चला जाएगा, y नीचे आ जाएगा, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर प्रतिबल बट्टे y यानी कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो वही फॉर्मूला बन गया, अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला हो गया प्रतिबल बट्टे यंग गुणांक और प्रारंभिक लंबाई ये रही। तो x दिशा में यदि विस्तार निकाला जाए तो प्रतिबल को तो हम p से प्रदर्शित कर रहे हैं, यंग गुणांक यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम y से प्रदर्शित कर रहे हैं, और प्रारंभिक लंबाई यानी कि जो क्यूब था, क्यूब की लंबाई कितनी थी, भुजा की लंबाई l थी, प्रारंभिक लंबाई क्या बन जाएगी l। तो ये x दिशा में क्या निकल आया, विस्तार निकल आया। समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। जब x दिशा में विस्तार इतना हो गया तो भैया y दिशा में क्या रहा होगा, संकुचन होगा, और z दिशा में भी संकुचन होगा। तो y दिशा में हम संकुचन निकालेंगे, तो y दिशा में संकुचन मतलब कमी, तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा पार्श्विक विकृति इंटू प्रारंभिक लंबाई। संकुचन यानी कि नॉर्मली हमारा जब किसी चीज को खींचा जाता है तो उसके आयतन में यानी उसमें कितनी कमी हो रही है, ठीक है। तो पार्श्विक विकृति उसमें उत्पन्न हो जाती है, और पार्श्विक विकृति का फॉर्मूला होता है संकुचन यानी कि कितनी कमी हुई, प्रारंभिक लंबाई यानी पार्श्विक विकृति, ठीक है। देखिए ऊपर मेरे पास में ये फॉर्मूला हैगा, ये देखिए पार्श्विक निष्पत्ति बराबर फॉर्मूला होता है पार्श्विक विकृति, और एक पार्श्विक, पहले तो पार्श्विक विकृति समझो, पार्श्विक विकृति क्या होती है। ये देखिए पार्श्विक विकृति का फॉर्मूला है व्यास में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक व्यास। यानी कि जब किसी वस्तु को, जैसे कि ये वस्तु है, इसको ऐसे और ऐसे बल लगाकर खींचें तो इसकी लंबाई में तो वृद्धि हो जाएगी, लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, व्यास में कमी हो जाएगी। तो कितनी चीज में कमी हो रही है, यानी व्यास में कितनी कमी हुई और उसकी लंबाई में कितना वृद्धि हुई, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या निकल जाती है, लंबाई में इसकी वृद्धि हो जाएगी, यानी तो वो क्या है, ये पार्श्विक विकृति हो जाएगी, ठीक है। यानी व्यास में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक व्यास, प्रारंभिक व्यास कितना था और उसके व्यास में कितना परिवर्तन यानी कितनी कमी आई, तो वो क्या कहलाएगा, आपका पार्श्विक विकृति कहलाएगी, ठीक है। तो पार्श्विक विकृति, तो फॉर्मूला हमको तो चाहिए कमी चाहिए, यानी संकुचन ही बोले तो कमी चाहिए, कितनी कमी हुई, व्यास में कितनी कमी हुई। तो कमी बराबर क्या हो जाएगा, पार्श्विक विकृति इंटू प्रारंभिक लंबाई। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, संकुचन बराबर पार्श्विक विकृति इंटू प्रारंभिक लंबाई। और पार्श्विक विकृति का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है पार्श्विक विकृति का, क्योंकि पाइसन निष्पत्ति का फॉर्मूला होता है, देखिएगा मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप यहां पर समझ जाएंगे। ये देखिएगा कि भाई पाइसन निष्पत्ति बराबर, पाइसन निष्पत्ति बराबर होता है पार्श्विक, ठीक है, पार्श्विक विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। तो पार्श्विक विकृति चाहिए हमको, तो अनुदैर्ध्य विकृति की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसीलिए ये फॉर्मूला बन गया पाइसन निष्पत्ति इंटू अनुदैर्ध्य विकृति। ये फॉर्मूला बन गया हमारा किस चीज का, पार्श्विक विकृति का। और प्रारंभिक लंबाई जो कि तो यहां पर आ गई है, ठीक है। अब यहां से आगे पाइसन निष्पत्ति को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति हमने पहले ही बता रखी है P अपॉन वाई ऊपर निकाली थी, और ये प्रारंभिक लंबाई L, तो ये y दिशा में संकुचन हो गया। इतना ही संकुचन कितना होगा, इसी प्रकार z दिशा में भी उतना ही संकुचन होगा, भाई z दिशा में भी उतनी ही कमी होगी, दोनों कमी बराबर है। तो इसी प्रकार y दिशा में तनन बल निकालें, y दिशा में हम तनन बल निकालें तो भैया y दिशा में भी इसी तरीके से सारी चीजें होंगी। भाई y दिशा में तनन बल लगा रहे हैं, उसके कारण y दिशा में विस्तार होगा, वो इतना होगा, सिंपल सी बात है, जितना x दिशा में विस्तार हुआ था, क्योंकि भाई यहाँ पर ये भुजा भी बराबर है, भुजा भी बराबर है, सरफेस देखिए इसको हम कैसे भी देख ले, या कि भुजा भी बराबर है, सरफेस बराबर है, तो बराबर बल लगाएंगे तो बराबर ही विस्तार होगा, बराबर ही कमी होगी। तो इट मीन्स
यदि मैं y दिशा की बात करूं तो y दिशा में विस्तार इतना होगा, तो जब y दिशा में विस्तार हो रहा है तो z और x दिशा में संकुचन होगा, तो z दिशा में संकुचन इतना होगा जितना ऊपर हुआ था उतना ही इसमें। इसी प्रकार z दिशा की बात करें तो भैया z दिशा में विस्तार इतना हो रहा है तो x और y दिशा में संकुचन इतना होगा। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम क्या करें, x दिशा में हम परिणामी विस्तार निकालें, उसको हम स्मॉल ई एक्स बोल रहे हैं। x दिशा में परिणामी विस्तार तो कितना हो जाएगा, x दिशा में इतनी तो वृद्धि हो रही है, बाकी दो दिशाओं में भाई जब x दिशा में मैंने बल लगाया तो x दिशा में तो वृद्धि हुई, ठीक है, और जब y दिशा में लगाया तो x दिशा में कमी हुई, z दिशा में लगाया तब भी x दिशा में कमी हुई। तो मतलब क्या है, जब एक दिशा में लगाएंगे तो बाकी की दो दिशाओं में कमी होगी, तो इस कारण x दिशा में जो परिणामी विस्तार होगा वो ये तो पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव, टोटल मिला के देखिएगा। अब ये चीज ये और ये दोनों सेम है, जब माइनस का x और माइनस का x होता है तो माइनस का 2x बोल देते हैं, तो समझ लो ये x है ये x है, ये माइनस का x तो माइनस का 2x, x की जगह पे सिग्मा पी एल बट्टे वाई, नीचे y है नीचे y है, y मैंने एलसीएम ले लिया तो ये पी एल यहां पर आ जाएगा माइनस, और ये 2 सिग्मा, देखिएगा ये कितना आ जाएगा 2 सिग्मा पी एल आ गया। यहां से पीएल और पीएल ये कॉमन दिखाई दे रहा है तो पीएल मैंने कॉमन ले लिया, यहां से जब पीएल कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहां से पीएल जाएगा तो यहां से माइनस का 2 सिग्मा बचेगा। ठीक है, तो पीएल बट्टे वाई मैंने यहाँ पे लिख दिया, और 1 माइनस सिग्मा ये इतना आ गया, तो एक्स दिशा में विस्तार इतना आ गया ई एक्स। इसी प्रकार से हम वाई दिशा में विस्तार निकालेंगे, y दिशा में परिणामी विस्तार होगा वो इतना ही होगा, और z दिशा में परिणामी विस्तार होगा वो भी इतना ही होगा। इससे पता चलता है कि घन की प्रत्येक भुजा L से बढ़कर, भाई सभी दिशाओं में इतना इतना विस्तार हो गया मतलब इतना वृद्धि हुई है, तो भैया प्रत्येक भुजा L से बढ़कर कितनी हो गई, इतनी हो गई। भाई पहले इतना तो विस्तार तो हुआ है, इतनी तो बढ़ी है, वृद्धि हुई है इतनी, बाकी प्रारंभिक लंबाई एल थी तो प्रारंभिक लंबाई एल, इतना उसमें विस्तार हो गया यानी एल से बढ़कर इतनी हो गई। तो इससे पता चलता है कि घन की प्रत्येक भुजा एल से बढ़कर इतनी हो गई। तब घन का नया आयतन, भैया नई भुजा आई है तो नया आयतन होगा, नया आयतन निकालेंगे तो नई भुजा का क्यू, घन का आयतन होता है भुजा का क्यू, तो नया आयतन भुजा का क्यू, तो भुजा कितनी है एल प्लस पी एल बट्टे वाई 1 माइनस सिग्मा, ऊपर थी ये वाले नई भुजा का क्यू। ठीक है, यहां से ये जो एल है ये एल में बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे 3 है तो एल की पावर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ये पी बट्टे वाई 1 माइनस सिग्मा। अब याद से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि भाई जब कोई संख्या होती है ना, देखिए जैसे कोई, ये पहले मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपका, देखिए नॉर्मली कि कोई ऐसे समझ लो, मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ साइड में, देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, इतने में यहाँ पे समझो, जैसे कि 1.003 ऐसे कोई ये संख्या है, इसका मेरे को क्यूब करना है, तो इसका मतलब ये क्या है 1 प्लस 0.003 का क्यूब करना है। तो आपको कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसका तो क्यूब करो ही करो, इसका क्यूब कर लो प्लस, और इसमें क्या करो आप 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 0.003, बस हो गई बात। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.009 आ जाएगा, यानी कि 1.0009 इतना आ जाएगा। नहीं तो करके देख लो भाई, इसका क्यूब करके देखेंगे तो इतना ही आएगा, चेक कर लो। ठीक है, चेक कर लो एक बार, कैलकुलेटर से मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूं, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब देखिएगा यहाँ पर इतना है, ये देखिए अब हम यहाँ पर कितना कर रहे हैं 1.003, फिर मल्टीप्लाई 1.003, फिर मल्टीप्लाई 1.003, कितना आया 1.009 आया नहीं आया, देखिए यहां तक लेंगे हम तो 1.009 आया कि नहीं आया। इट मींस जब भी कभी भी हम ऐसी संख्या यानी कि 1.1 के साथ कोई छोटी संख्या जुड़ी हुई है उसका क्यूब करना है प्लस में, तो हम इस संख्या में 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इट मींस यहाँ पे देखिएगा, तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे इसलिए सिखाई है ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि मैं यहाँ पे 3 क्यों कर रहा हूं।
ठीक है, ये देखिएगा कहाँ है, ये यहाँ पे आ गए थे हम, ये देखिए। तो यहां पर जैसे कि आपको पता है, ये देखिए, ये आपको पता है कि ये 1 है और ये अपने आप में छोटी संख्या है। छोटी संख्या क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म परिवर्तन भाई, एल लंबाई की कोई चीज है, लंबाई 2-3 गुना 4 गुना तो नहीं होगी, थोड़ा सा अंतर आएगा, तो थोड़ा सा ये छोटी संख्या है। तो ये छोटी संख्या जब इसका क्यू करेंगे तो ये वाला 3 केवल इसके पास आ जाता है, इसके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे 3 आ जाए, मैथ की प्रॉपर्टी है। ठीक है, द्विपद प्रमेय से इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये घन का नया आयतन आ गया। प्रारंभिक आयतन कितना था? प्रारंभिक आयतन बात करें तो भुजा का क्यूब, भुजा पहले एल थी तो एल का क्यूब, तो भैया आयतन में परिवर्तन कितना आएगा? आयतन में परिवर्तन तो नया घन माइनस प्रारंभिक घन, यानी घन का नया आयतन माइनस घन का प्रारंभिक आयतन। भैया नया, ज्यादा आयतन इतना था नया वाला, कम आयतन पहला वाला इतना था, तो पहले वाले आयतन को घटा देंगे, तो ये आ गया। ये इतना, ये नया घन है और ये प्रारंभिक। तो यहाँ पर एल क्यू, यहाँ पर एल क्यू, तो एल क्यू बाहर ले लेंगे तो यहां से ये बचेगा केवल ये, और माइनस, और यहाँ पे से ये एल क्यू चला गया तो यहाँ पे 1 बचा। 1 से ये 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट गया तो यहां से कितना बचेगा? एल क्यू इंटू 3p बट्टे वाई 1 माइनस सिग्मा, इतना बचा। ये चीज बची है। तो अब आयतन में विकृति निकालेंगे हम। आयतन में विकृति, आयतन में विकृति क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, देखिएगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें अविलंब प्रतिबल बट्टे आयतन में विकृति चाहिए। तो आयतन में विकृति निकालने के लिए हमको ये सारी चीजें निकालनी पड़ी। आयतन में विकृति का फॉर्मूला होगा आयतन में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक आयतन। आयतन में कितना परिवर्तन हुआ? इतने का परिवर्तन हुआ, एल इंटू 3p बट्टे वाई 1 माइनस सिग्मा बट्टे प्रारंभिक आयतन। प्रारंभिक आयतन वही एल क्यू आ गया। एल क्यू से ये एल क्यू कट जाएगा तो आयतन में विकृति कितनी बचेगी भाई? आयतन में विकृति बचेगी इतनी, कितनी बची? 3p बट्टे वाई, ये आयतन में विकृति बची। ठीक है, आयतन में विकृति इतनी होगी तो हमको क्या चाहिए? हमको निकालना है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी के। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अविलंब प्रतिबल बट्टे आयतन विकृति। अविलंब प्रतिबल बट्टे आयतन विकृति। ओके, अविलंब प्रतिबल कितना लगाया था हमने? P लगाया था। आयतन में विकृति कितनी निकली है? ये वाली उठा के मैंने यहाँ पर रख दी, ये रही। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला ये जो y है ऊपर चला जाएगा तो P इंटू वाई हो जाएगा, ये P है, नीचे 3p ये आ जाएगा, P से P कट जाएगा तो y अपॉन 3 1 माइनस 2 सिग्मा आ जाएगा। y का मान निकालूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 3k 1 माइनस सिग्मा। यही संबंध होता है भाई, इसी को हम बोलते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और पाइसन निष्पत्ति में संबंध, यही होता है। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपका 15 नंबर का आएगा। ओके, चलिए अब आगे की चीज, आगे की चीज हम करेंगे। आगे की चीज अब हम सॉल्व करेंगे y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ये सिद्ध हम करेंगे अगला, कल की एक वीडियो में। ये देखिए ये डेरिवेशन मेरा हो रखा है, इसको कल कराएंगे। कल हम 2 कराएंगे, इसके बाद वाला एक और कराएंगे। ठीक है, चलिएगा वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। 15 नंबर का सवाल है और ये आने के 99.99 चांसेस हैं। समझ में आई बात? वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।